हेलो दोस्तों। होप सो पढ़ाई वढ़ाई नाम की कोई चीज़ कर रहे हो। और न्यूज़ तो आ रही है कि भाई चीज़ें एक्सटेंड हो रही है। बहुत अच्छा मौसम मिला आपको पढ़ने के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहो। अच्छा, बहुत सारे लोगों का बवाल चल रहा था कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो भाई आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपके सामने। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अपने को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है बेटा। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने को हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन डेप्थ आना चाहिए। बिकॉज अपना जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कभी भी वो लोग अच्छे खासे मार्क्स को पूछ लेते हैं, मतलब 10 से 15 मार्क्स के लिए पूछते हैं, कभी कभी वो कम मार्क्स के लिए भी पूछते हैं, तो अपन ऐसा सच नहीं बोल सकते। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, एंड समटाइम कोई एक प्रैक्टिकल सम पूछ लेंगे, तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ से। बट लुकिंग एट द डेप्थ, मतलब जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है अगर पूरा करना है तो एक बार जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इट्स अ वेरी समरी वीडियो, मतलब काइंड ऑफ ये पढ़ने के बाद आपको जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए रेलेवेंट है ना उतने तो कवर हो जाएंगे बेटा। तो इतना देख लिया तो तेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चक्कर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा पीएचडी करने मत जाना, ठीक है। चलो, वेरी गुड। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप पूछने चाहिए मुझे, इट शुड बी व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, होता क्या ये। सबसे पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क मी व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है कि कोई बेंचमार्क, जैसे योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो हम लोग बोलते हैं ना ही इज अबव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिलो मिडिल क्लास, अपर क्लास। तो ये जो बोलते हैं हम लोग, तो हमने एक डिसाइड रखा है कि भाई अगर इसके पास कार है, कार, तो ही इज अबव मिडिल क्लास। बाइक है तो मिडिल क्लास। कुछ भी नहीं है तो वैसा टाइप में। तो एक स्टैंडर्ड होता है। दूसरा, बहुत सारे हम लोग देखेंगे ना, कहीं भी किसी भी चीज को कंपेयर करना होता है तो हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उसको उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। और एक स्टैंडर्ड का रीजन ये होता है कि स्टैंडर्ड मतलब ये होता है कि सब जगह वो सेम दिखेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें हमको मालूम है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होता है, उसके डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सब रूल्स है। अब ये रूल अगर तू इंडिया में फॉलो कर रहा है तो ये इंडिया में रूल है। बट सेम थिंग व्हेन यू गो अब्रॉड, जब आप फॉरेन वॉरेन कंट्री में चले जाओगे, दूसरी कंट्री में चले जाओगे, वहां पर भी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो अकाउंट जो वर्ड है ये वर्ल्ड फेनोमेनन है, तो ऐसा नहीं है कि तू अकाउंट पढ़ रहा है मतलब इट इज फॉर यू। तो स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया, जो सब जगह है, ओके, यूनिवर्सल है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब अकाउंटिंग करने के स्टैंडर्ड्स, मतलब यूनिवर्सल तरीके, सेम तरीके से सब लोग अकाउंटिंग करेंगे, तो उसको हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। जैसे अगर मान लो हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अभी मान लो मेरी बॉलिंग, मेरी बारी आई बॉलिंग डालने की, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाय डिफॉल्ट हमको पता है कि एक ओवर में कितने बॉल्स होते हैं, तो वी नो दैट 6 बॉल। तो उस तरीके से होता है। अब अगर मान लो मैं 8 बॉल डाल रहा हूं, तो आप बोलोगे ओ नहीं चलेगा, क्यों, स्टैंडर्ड है, अपने को पहले से पता, पहले से डिसाइड किया तो बात अलग है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर व्हाट, दीज आर सिंपली, सिंपली बोलेंगे तो अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग रूल्स या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज, आप इसको कोई भी नाम दे दो, बात तो एक ही है भाई। अकाउंटिंग रूल्स बोलो, प्रिंसिपल्स बोलो, पॉलिसीज बोलो, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि देन हु विल इशू इट, क्या भगवान इशू करेगा। नहीं, इट इज इशूड बाई, इशूड बाई एक ही भगवान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इट इज इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारे काम होते हैं, तो उसने क्या रखा है कि एक अलग से एक बॉडी कमिटी क्रिएट करके रखी है, और वो कमिटी उसको कंसल्टेंसी देती है। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं इन कंसल्टेशन, इन कंसल्टेशन विथ नैफ्रा, एक बॉडी है जिसका नाम है नैफ्रा। इशू गवर्नमेंट ही करेगा, ठीक है, लेकिन कंसल्टेंसी किससे लेगा, नैफ्रा करके बॉडी है। नैफ्रा का फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो इधर दिमाग मत लगाओ, लिखने मत जाओ, पहले मुझे लिख लेने दो, फिर उसके बाद आपने ही लिखना है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नैफ्रा। ओके, अब ये जो रूल्स हमने बनाए, जो गवर्नमेंट इशू कर रहा है, कंसल्टेंसी किसकी है इसमें, नैफ्रा की है, ये क्या चीजों को कवर करता है, कवरिंग
एस्पेक्ट्स सच एज, क्या चीजें कवर करेगा, जैसे हाउ टू रिकॉग्नाइज एनी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिकॉग्नाइज मतलब उस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे लिखोगे। देन हाउ टू मेजर, मेजरमेंट मतलब कैलकुलेशन कैसे करोगे, जैसे अभी कॉस्ट कैलकुलेट करना है स्टॉक का, तो हम लोग फीफो लीफो ये सब मेथड अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन पार्ट। सो हाउ विल यू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज मतलब किसको किसको रिकॉग्नाइज करना है, व्हाट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। मेजर मतलब हाउ मच अमाउंट यू विल रिकॉग्नाइज, हाउ इट विल बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट मीन्स ट्रीटमेंट, हाउ इट विल बी प्रेजेंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किसके बाद लिखेंगे, कहां लिखेंगे, फ्लो क्या होगा, प्रेजेंटेशन। सो ये जो दिख रहा है, एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्क्लोजर। अगर कोई चीज हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते तो हाउ विल यू डिस्क्लोज इट। ये सारे एस्पेक्ट्स, दीज आर द एस्पेक्ट्स which are covered by accounting standards, covering such all this recognize, measurement, treatment, presentation, disclosure of transactions and events। ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या रिकॉग्नाइज करना है, हमें क्या मेजर करना है, हमें क्या डिस्क्लोज करना है, तो भाई हमें डिस्क्लोज, रिकॉग्नाइज, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स करने हैं इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं फिर से दिखा रहा हूं, देख ले मैं क्या बोल रहा हूं, देख। व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो बेटा इट इज प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करने वाला है। इन कंसल्टेशन किसका है भाई, नेफ्रा। मेरे साथ बोलो, थोड़ा बोलो बोलो, कुछ अच्छा रहेगा। कवरिंग एस्पेक्ट्स such as recognition, measurement, treatment, presentation, disclosures of transactions and events in preparation of financial statement। तो जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो उसमें हम ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, कहां डिस्क्लोज करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये सारी बातें हम लोग को जाननी है। तो वी शुड रेफर टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, वो रूल्स रेगुलेशन है, जिसको पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है किस ट्रांजैक्शन को कहां लिखना है, कितने अमाउंट पे लिखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये डेफिनेशन ना मगअप करके रखिए, बाय हार्ट करके रखिए, कहीं भी लिखना पड़ेगा बेटा, फट से लिख देने का, सेम एज इट इज। नाउ आई जस्ट वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑल्सो। What do you mean by financial statement? अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड सुना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, बोलते क्या है क्या। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंपली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसको हम लोग फिर लिखते हैं बैलेंस शीट में, इससे हमको पता चलता है हमारे पास कितने असेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, और कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो सब आ गया। सो दीज टू थिंग्स आर देयर। अब याद रखना, ये दोनों भी समराइज होता है। जैसे फिक्स असेट का डायरेक्ट अमाउंट लिखा रहेगा, अगर मुझे जानना है कि फिक्स असेट में क्या क्या है, तो मुझे जाके देखना पड़ता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज शेड्यूल्स टू अकाउंट्स। शेड्यूल्स मतलब डिटेल्ड। पीएनएल में अगर कोई भी लिखा है सीओजीएस, अगर सीओजीएस का ब्रेकअप देखना है, तो आई हैव टू रेफर टू द शेड्यूल्स टू पीएनएल अकाउंट। बैलेंस शीट के अगर मुझे डिटेलिंग देखनी है, तो मुझे देखना पड़ेगा डिटेल्स, दैट इज शेड्यूल्स टू बैलेंस शीट। तो ये शेड्यूल्स बनाते हैं। उसके अलावा हम लोग, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नोट्स टू अकाउंट्स। कोई समरी थियरी पार्ट होता है ना, वो सब भी हम लोग को कहां लिखना पड़ता है, नोट्स टू अकाउंट में। अच्छा, ये चार चीज तो हम लोग जानते हैं, वो लिखे हैं। एक और चीज होती है बेटा, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे हमको यह समझ में आता है स्टार्ट ऑफ द ईयर हमारे पास कितना कैश और बैंक बैलेंस था, एंड ऑफ द हमारे कितना कैश और बैंक बैलेंस था, इसके बीच में कितने कैश आए, कितने पैसे गए, कहां गए, वो सब का रिकॉर्ड इसमें मिलता है। पीएनएल में नॉन कैश आइटम भी होते हैं, कैश फ्लो में सिर्फ कैश रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो एक चीज समझ लो बेटा,
अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो सबसे पहली चीज पीएनएल बैलेंस शीट, उसकी डिटेलिंग होती है, शेड्यूल्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स, एंड फिफ्थ आई एम राइटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 5 चीजों को मिला के बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज 5 थिंग्स टुगेदर। आर यू क्लियर विद दिस? ऑडिटर ऑडिट करने आता है तो वो ये 5 चीजों को चेक करके एक रिपोर्ट इशू करता है, उस रिपोर्ट को ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। तो ऑडिटर बेसिकली जो कमेंट करता है वो कमेंट करता है पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेड्यूल्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में जितने भी थियरी पार्ट है, थेरोटिकल एस्पेक्ट, जैसे डेप्रिसिएशन में कौन सा मेथड यूज किया आपने, स्टॉक के लिए वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड यूज करा, बात मतलब ऐसी सारी चीजें, कौन से रूल्स आपने फॉलो करें, कैश बेसिस पे बनाया या मर्केंटाइल बेसिस पे अकाउंटिंग किया है, तो ये सारी चीजें हमने कहाँ लिखनी होती है, नोट्स टू अकाउंट्स में, मतलब थियरी पार्ट। सो मैं इधर ऐसे जस्ट समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, थियरी पार्ट यहाँ होता है, ठीक है। इसमें क्या मिल जाता है बेटा, इसमें डिटेल्स मिल जाते हैं, है ना। और ये बाकी तो आपको पता है, तो वो लेने लिख रहा हूं, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऐड ऑन कर दिया। वापस से देख ले क्या क्या चीज है। तो नाउ वी हैव एक्चुअली अंडरस्टूड व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो बोलते हैं पब्लिकली। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये इतना पार्ट अब तू लिख सकता है, यहां से शुरू कर, ये पॉज कर, ये रहा, फिर ये पॉज करके लिख ले। चल, अब आप मुझे एक और क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको कि सर इंडिया में ऐसे कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। सो आपने वेरी गुड क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी एएस इन इंडिया। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी एएस, तो देख बेटा, एएस 1 से लेके टट 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 जाएगा, देर इज समथिंग कॉल्ड एज एएस 6, रीजन है लिखने का, 8, 10, फिर वापस से एएस 11 से डॉट 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 20 तक, मतलब 11, 12, 13, 14 ये सब नंबर है। फिर एएस 21 से लेके डॉट 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 26 डॉट 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 29 पे खत्म होता है। एंड देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज एएस 30, 31 एंड 32 पे आके खत्म होता है। दीज मेनी एएसएस आते हैं। अब इसमें कुछ चेंजेस है, ये एएस कट चुका है, दिस वॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो मर्ज हो चुका है यहां पे। दिस इज इनटेंजिबल असेट, तो इनटेंजिबल असेट का जब एएस करेगा तो उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डाल दिया, मतलब एएस 8 अब नहीं है। दूसरा 6 नहीं है, ये डेप्रीसिएशन था जिसको मर्ज कर दिया है 10 में, और 10 का नाम है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसको वहां पे मर्ज कर दिया है। तो अगर पीपीई पढ़ोगे तो वहां पर डेप्रीसिएशन मिल जाएगा आपको। बाकी नंबर्स का आपको कोई खासा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ यहां पर जब मैंने खत्म कर दिया, इसके बाद मैंने इसको अलग से इसलिए लिखा बेटा, ये ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब ये सभी कंपनियों को कंपलसरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी, इसलिए मैंने उसको अलग से लिख दिया है। तो हाउ मेनी एस अगर क्वेश्चन पूछा जाए, देखो 29 में से 2 तो माइनस हो गए, तो 27 एक्चुअली देखेगा तो यूज करते हैं, उसमें 3 और कर दो, 27 में 3 और कर दो, 30 स्टैंडर्ड्स आर देयर टोटल एक्टिव इन इंडिया। तो ये, अब मुझे आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर हमने एएस भी सुना है और कहीं कहीं पे हमारे दोस्त लोग इंड एएस बोलते हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंसेस। ये एएस है ना, ये ओल्ड वाला है, ये एएस है ना, ये नया वाला है। हुआ क्या था, अपने जैसे इन इंडिया वी हैव एएस, वैसे ही आप अगर वर्ल्ड लेवल पे चले जाओगे ना, वर्ल्ड लेवल पे, तो दे यूज आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एंड ऐसे ही यूएस चले जाओगे, यूएस पीपल यूज समथिंग कॉल्ड एज यूएस गैप। ये कुछ नहीं है, दीज आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नेम डिफरेंटली, अलग अलग नाम से प्रेजेंट हो रहे हैं।
अब अपना लफड़ा क्या था मालूम है, आईएफआरएस पूरी दुनिया यूज करती है, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब कंट्रीज भी आईएफआरएस यूज करते हैं। हमने क्या किया था, हमने आईएफआरएस को उठाया, उसमें मॉडिफिकेशंस करें इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, एंड देन वी क्रिएटेड आवर ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच वाज नेम्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसको इंडियन गैप भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं आईएफआरएस से और यूएस गैप से वो ज्यादा है। देखो डेवलप्ड कंट्री अगर कोई चीज यूज कर रही है तो अपन ने यूज करना चाहिए, दिस इज द रूल। तो वी रियलाइज कि वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस व्हेन इट कम्स टू आईएफआरएस एंड एएस। उस डिफरेंसेस को कम करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको एज इट इज उठाया, उसमें थोड़े से प्लस माइनस करे, और एक हमने बंदा पैदा कर दिया जिसको बोला गया इंड एएस। इंड एएस में थोड़े से प्लस माइनस करें, दैट प्लस माइनस इज टर्म्ड एज कार्व इन कार्व आउट, मतलब कुछ चीजें थोड़ी सी ऐड करी, थोड़ी सी रिमूव करी, थोड़ी थोड़ी ऐड रिमूव करके हमने बना दिया इंड एएस। तो ये जो इंड एएस है अगर देखोगे तो ये आईएफआरएस ही है, नंबर तक हमने वही रखा है। उससे हो क्या गया, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो वर्ल्ड लेवल पर सेम हो गए। मतलब अगर कोई यूएस में बंदा है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का देख रहा है, तो जो उसके यहां पे अकाउंटिंग होती है और जो इंडिया में अकाउंटिंग होती है, दे आर सेम नाउ बिकॉज ऑफ इंड एएस, जो पहले नहीं था। तो अगर आप मुझे ये क्वेश्चन पूछते हो कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एएस एंड इंड एएस, तो आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि एएस पुराना वाला है, इंड एएस नया वाला है। तो सर यूज कौन सा करना है, देखो अभी आपके सिलेबस में एएस है और इंस्टीट्यूट ने भी अभी पब्लिकली इशू किया था कि एएस इज एप्लीकेबल फॉर सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल में इंड एएस एप्लीकेबल है। तो भैया तेरे को अभी इंड एएस नहीं पढ़ना है, तो इंड एएस में देखने भी मत जाए इंड एएस में क्या है, तू सिर्फ पढ़ेगा एएस, मतलब तेरे लिए जो एप्लीकेबल है वो ये सब नंबर है। आई होप पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं थोड़े थोड़े। तो अब ये सवाल ना पूछा जाए सर एएस और इंड एएस में कौन क्या है, तो एक पुराना है एक नया है। हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो ओल्ड एएस है, अभी भी पुरानी छोटी मोटी कंपनीज हैं, उनको हम नहीं बोल सकते कि भाई तू इंड एएस फॉलो कर, बिकॉज वो छोटी मोटी कंपनी है यार, वो इतना बड़ा बड़ा वो लोग कहां से डिसीजन ले पाएगा, इतना बड़ा बड़ा अकाउंटिंग कहां से फॉलो कर पाएगा। सो वी आर नॉट आस्किंग देम टू डू दिस एज ऑफ नाउ। आर यू क्लियर विद दिस? वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड एंड सो हैप्पी विथ यू गाइस। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हमें कौन कौन से एएस करने हैं। देख बेटा, इफ यू टॉक अबाउट द एएस टू बी डन, देखो सीएमए इंटर का जो सिलेबस है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में वी हैव अ पेपर 5 एंड ग्रुप 2 में वी हैव अ पेपर 12 ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो अकाउंट्स में ही एएस आता है। अब जब ये पढ़ोगे तो आपको जो एएस सीखने, नंबरिंग से बात करूं, एएस 1 2 3 नहीं सीखना है, 7 9 एंड 10 ये नंबर्स आपको सीखने हैं ग्रुप 1 में। और ऐसा ही एक चंक यहां सीखना है, एएस 11 12 13 नहीं, 14 नहीं, 15 16 17 भी ले लो, 18 और 19, ये एएस आपको ग्रुप 2 में सीखने हैं। तो दीज आर द एएस विच यू शुड नो बिफोर यू गो फॉर एग्जाम। अब ये जो एएस देख रहे हो इसमें से कुछ एएस आपके एफवाई बीकॉम के सिलेबस में थे, मेरे हिसाब से 1 और 2 था, 7 9 10 नहीं रहा होगा, तो उसका आपको आइडिया भी नहीं है। 11 12 15 ये जो नंबर्स हैं, सर डू वी नीड टू नो द नंबर्स ऑल्सो, मतलब कोई भी नंबर कभी पूछ सकते हैं भाई, नंबर पूछेगा फिल इन द ब्लैंक्स में, बोलेगा एएस 2 क्या है बता, तो अपने को आना चाहिए। तो उसके लिए नंबर की प्रैक्टिस आप धीरे धीरे कर लोगे, जैसे जैसे एएस आगे बढ़ता है वैसे वैसे नंबर का प्रैक्टिस भी हो जाता है, तो उतना दिक्कत नहीं आएगा। यहां तक सबके भेजे में उतर गया क्या कि आपको कौन सा एएस सीखना है। तो जब मैं सिखाऊंगा ग्रुप 1 तो मैं सारे ये सब एएस कवर करूंगा, जब मैं ग्रुप 2 सिखाऊंगा तो मैं सिखाऊंगा ये सारे एएस। आर यू क्लियर विद दिस? तो हमें थोड़ा सा आइडिया आ गया कि एएस किस चिड़िया का नाम है, करना क्या क्या है, और ये सारी चीजें अपन ने करनी है। ओके, वेरी नाइस, वेरी पीसफुली यू लर्न। चलो